गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू वो है, हमने चैप्टर स्टार्ट करा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक तरीके से वन ऑफ द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिज़नेस है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है अब उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें ये तो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि उस बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉसेज हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसके एट द एंड ऑफ अ टाइम पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर के बाद में, या मैं कैसे भी कहूँ एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में, कि उसके हाथ में कितना कैश है और कितना कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसके हाथ से गया हुआ है। तो ये डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं कर पाता। कई बार प्रॉफिट एंड लॉसेस में ऐसा भी होता है कि हमें प्रॉफिट तो काफ़ी, नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस के थ्रू पता तो चल रहा है कि नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब बात आती है कि कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ अ पीरियड, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि नेट लॉसेज होते हैं हमारे, लेकिन अगर मैं कैश देखूँ एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड तो हमारे हाथ में काफ़ी कैश होता है। अब आप इसी एग्जांपल से समझ लीजिए कि हम लोग जो होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट सेल करते हैं उसे भी सेल्स मानते हैं। तो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी रेवेन्यू हो चुकी है ना, तो हम लोग उसे रेवेन्यू दिखाते हैं। अब हमने उसमें रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करे, तो मेरी 70% सेल्स मान लीजिए क्रेडिट सेल थी, ठीक है, उधारी में, ठीक है। अब वो तो सेल्स में कंसिडर हुई, मतलब वो तो मैंने मान लिया कि मेरी रेवेन्यू उसमें से मैंने अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे वो माइनस करे, तो एट द एंड मेरा एक नेट प्रॉफिट का फिगर काफ़ी ज़्यादा आएगा। लेकिन जब मैं देखूँ कि एट द एंड मेरे पास कैश कितना है, तो कैश तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द सेल्स किस में करी थी, क्रेडिट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, तो उसके बाद भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, क्योंकि ये बताती है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिविटीज़ को तीन एरियाज़ में क्लासीफाई करती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो अगर मैं, मेरी मिठाई की दुकान है, ठीक है, तो उससे जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि मेरा मेन काम किस चीज़ का, मिठाई का, ठीक है। तो मिठाई से रिलेटेड जितनी, मिठाई की दुकान से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, तो जो मेरी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जो मेरा मतलब मिठाई की दुकान से मैं अपनी मेनली रेवेन्यू किससे अर्न कर रहा हूँ, मिठाई की दुकान से। अब मैंने उसी के बगल में क्या करा, एक दो चार कमरे बना दिए और उससे मुझे किराया मिलता है, ठीक है। तो वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी, वो एक तरीके से आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी एक तरीके से, ठीक है। तो वो मेरी किस एक्टिविटी में आ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन काम मिठाई बेचना है, ना कि जो उससे रेंट रिसीव हो रहा है। मिठाई की दुकान के बगल में मैंने 2-3 कमरे बना रखे हैं, तो उससे जो मैं रेंट अर्न कर रहा हूँ, तो वो मेरी मेन एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होगी, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कि आप लोग अपना पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं फॉर अर्निंग फ्यूचर बेनिफिट्स। जैसे आप बिज़नेस में ही हैं, तो हम लोग अपने बिज़नेस के लिए फिर टेंजिबल एसेट्स भी खरीदते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी परचेज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ मैंने पैसा लगाया फॉर अर्निंग इकोनॉमिक व फ्यूचर बेनिफिट्स, तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और वहीं बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है कि आप पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हैं। जैसे आप शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज करेंगे, आप लोन लेंगे, है ना, तो ये सारी आपकी आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन करने के होते हैं वो दो मेथड्स होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड्स होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो डायरेक्टली बताता है कि कैश का कहाँ कहाँ से इनफ्लो होगा। जैसे कोई भी फर्म है, अगर बिज़नेस है, तो उसका कैश फ्लो कैसे होगा, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो वो जो कैश सेल्स करेगा या तो उसे जो अपने डेटर से कैश रिसीव होगा, तो वो उसका कैश का इनफ्लो हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली बता रहा है, ठीक है, कि कैश सेल्स से इतना रिसीव हुआ और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इतना हुआ। और कैश का आउटफ्लो कैसे होगा, कहाँ कहाँ पैसा बाहर जा रहा है, जैसे वो पेमेंट करेगा, कैश पेमेंट्स टू हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है, इस तरीके से कैश परचेजेस कर रहा है, तो वो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। मेन रेवेन्यू एक्टिविटी उसकी मान लीजिए यही थी, परचेज सेल, मैन्युफैक्चरिंग थी, तो परचेज सेल्स के थ्रू उसकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड से तो ऐसे ही निकल जाएगी, है ना। अगर बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग विद द हेल्प ऑफ
नेट प्रॉफिट हम लोग डिटरमाइन करता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट सारी आइटम्स को इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो विद द हेल्प ऑफ दैट नेट प्रॉफिट हम लोग जब डिटरमाइन करते हैं तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। आप देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिखा रखा है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग नोट नंबर 1 देखते हैं। जब मैं नोट नंबर 1 पे आता हूँ तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर है ना, सारे अप्रोप्रिएशंस के बाद, मतलब जो लास्ट में हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वहाँ से हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस होगा दोनों साल का 13-14 का, तो उसका 13 में मान लीजिए 1 लाख था और अब 1.5 लाख हो गया, तो 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। अब अगर मेरा रिजर्व्स है, रिजर्व्स मेनली उन्हीं रिजर्व्स का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उन्हीं रिजर्व्स का पैसा यहाँ पे प्लस किया जाएगा इस नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में, जो कहाँ से क्रिएट होते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है तो उसमें जो पैसा आता है ना, वो जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं एट प्रीमियम तो वहाँ से आता है, तो हम लोग उसे बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हम लोग उन्हीं रिजर्व्स का पैसा ऐड करेंगे जो कहाँ से निकल के जाते हैं, जो विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L। जैसे कि मेरा जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व क्रिएट होता है वो होता है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम लोग कुछ जो मैंने साल में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न करा है, अब उसमें से कुछ पैसा मैं निकाल के किस में डाल देता हूँ, जनरल रिजर्व में। तो वो वाला जो ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, वो वाले रिजर्व जो विच आर क्रिएटेड या विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंसेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, उनके रिजर्व्स के पैसे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स हो गया, 2 P है मेरे, एक प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, और दूसरा P है प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर को हम लोग इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से जो इस साल का जो प्रपोज डिविडेंट होता है ना, हम लोग उसे एक AGM मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें जब रिजोल्यूशन पास होता है, तो जो मैंने पिछले साल का प्रपोज था वो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है तो उसके बाद AGM कंडक्ट करते हैं, तो जब उसमें वो पास हो जाता है तो फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का इस बार ही पे किया जाता है। लेकिन ये एक तरीके से कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, फाइनेंसिंग। तो ये फाइनेंसिंग में से माइनस किया जाएगा और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। ऐसे इंटरिम डिविडेंड का भी आप लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि एक तरीके से कौन सी एक्टिविटी है आप लोगों की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो क्योंकि हम लोग अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया जाता है। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग दी करंट ईयर, ये भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो अब इसे याद करने का क्या तरीका है कि 2 P है और 2 डिविडेंट है। अब 2 P कौन कौन से, एक तो प्रपोज डिविडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, है ना। और दूसरा क्या है, इंटरिम डिविडेंट है। इंटरिम क्योंकि प्रोविज़न जो इस साल बनाएंगे वो अगले साल पे करेंगे, जो प्रोविज़न टैक्स का। और वैसे भी इसमें जो प्रोविज़न हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोविज़न ऑफ टैक्स का, वो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैश का आउटफ्लो तो होता नहीं है, क्योंकि हमने प्रोविजंस क्रिएट कर रखा है। हमने सिर्फ प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के प्रोविज़न में तो डाला, अभी पे तो करा नहीं, तो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए भी इसे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे प्लस कर दिया जाता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, अब याद करने का तरीका है 2 P और 2 डिविडेंड। 2 P कौन कौन से, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। और 2 D कौन कौन से, एक प्रपोज डिविडेंड और दूसरा इंटरिम डिविडेंड। और उसमें से रिफंड ऑफ टैक्सेस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और किसके बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट P&L के। अगर आप लोगों को पिछले साल याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम लोग डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते थे, एक तरीके से माइनस कर देते थे, है ना, अगर मैं कहूँ, ठीक है, एज अ एक्सपेंस शो करते थे। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है कि कितना कैश का इनफ्लो और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेप्रिसिएशन एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कभी भी हम लोग डेप्रिसिएशन अगर लगाते हैं तो हमारा ना तो क्या पैसा आता है ना पैसा जाता है, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती, नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, इसमें कोई कैश थोड़ी जाता है। अब आप लोग कोई मशीन परचेज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है,
लेकिन डेप्रिसिएशन तो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, उसकी एंट्री भी क्या करता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश तो करते नहीं है, क्या करता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना। तो अल्टीमेटली इस तरीके के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप देखिए क्या कैसे याद रखना है आपको, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लासीफाई करके बता देता हूँ। देखिए जो डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, अब ये क्या होता है, डिस्काउंट ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एमओए, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए कंपनी अपने फॉर्म करती है तो उसके लीगल एक्सपेंसेस जो होते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो वो सारे ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, अब जैसे मैं डिस्काउंट देता हूँ, इशू जो डिबेंचर्स इशू करे वो मैंने डिस्काउंट पे इशू करे, अब उन पे क्या हुआ, उसे मैं धीरे धीरे 5 साल 6 साल में राइट ऑफ करूँगा। एक साल में उसे पूरा एज ए एक्सपेंस ना दिखा के धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मैंने 50,000 के डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो उस 50,000 को ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर में राइट ऑफ करूँगा, 10 करके इस तरीके से। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन, हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोटाइज। जैसे टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं मेरे, डेप्रिशिएट होते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, एमोटाइज। तो ये सारे मेरे एक तरीके से क्या हो गए, नॉन कैश एक्सपेंसेस। आप लोगों ने क्या याद रखना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। तो नॉन कैश में मेरे क्या क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल हो गए ना आप लोगों के, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये सारे आप लोगों के क्या हो गए, एक तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब आप लोग जो पैसा अरेंज करते हो, ठीक है, आपने लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो एक तरीके से कौन सा हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी कौन सी एक्टिविटी में हो जाएगा, फाइनेंसिंग। क्योंकि ये आप लोग कहाँ से पैसा अरेंज कर रहे हो अभी आपको बताया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो किस में जाएंगे, फाइनेंसिंग में, ठीक है। और ये जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसलिए यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जितने भी है, ठीक है, अब वो क्या कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहूँगा वो तो कर दिए प्लस, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, रेंटल इनकम पे मैंने बात करी थी। रेंटल इनकम एक तरीके से क्या हो जाती है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है आप लोगों को, डिविडेंड इनकम, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मैंने दुकान खोली थी तो उसके बगल में 2-3 दुकानें किराए पे लगा दी, तो उससे रिलेटेड जो इनकम है वो मेरी रेंटल इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, और किस में क्लासीफाई होगी, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। ऐसे ही मैंने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स ख़रीदे थे, ठीक है, तो उससे डिबेंचर्स ख़रीदे थे और शेयर्स ख़रीदे थे, तो उससे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम हो गई, ये सारी मेरी क्या हो गई, या मेरे को गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, तो ये सारी नॉर्मली मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो गई। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जितनी भी होंगी, ठीक है। अब मेरा मेन काम तो मिठाई बेचने का था ना, अब मैंने किसी कंपनी, दूसरी कंपनी के शेयर्स ख़रीद रखे थे, तो उससे मुझे जो इनकम हुई वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम हो ही नहीं सकती। मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी तो मिठाई से रिलेटेड जितनी भी रेवेन्यू अर्न करूँगा वो होगी ना। तो ये मेरी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स में, ठीक है, रेंट है, या मेरे को एसेट्स बेचा तो उससे जो मेरे को गेन हुआ, तो ये मेरे क्या हो गए, नॉन ऑपरेटिंग हो गई एक तरीके से। अब उसके बाद बात करें अगर, तो आप लोग देखेंगे ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया आप लोगों का, तो आप लोगों ने ऐसे क्लासीफाई कर देना इसे कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर दिया, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों का ये देखिए सिंपल सा DIID, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। DIID होता है डांस इंडिया डांस, यहाँ पे DIID है, ठीक है। पहले 2 प्लस और लास्ट के 2 माइनस, फिर यहाँ पे लिखना है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़। तो ये कहता है अगर करंट एसेट्स आपके डिक्रीज़ होता है तो प्लस करोगे, अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होता है तो भी प्लस करोगे, और इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स माइनस और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ माइनस, ठीक है। तो ये सारा करने के बाद हम लोगों का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है, और उसमें से इनकम टैक्स पेड जो होता है वो माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी कंप्यूट हो जाती है। और ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये माइनस, जो भी चीज़ें माइनस करते हैं तो उन्हें ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्यूट होता है। और आगे के लेक्चर्स में मैं आपको धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और फिर इसके कुछ मिसलेनियस केसेस पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।